अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 में हमने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी पर हम बात कर रहे थे और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव स्टडी में बेसिकली हम डिजीज़ के 3 इसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको पर्सन के हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी कि पर्सन में हम पर्सन से रिलेटेड उसके एज के बारे में पूछते हैं, ठीक है, उनकी जो जेंडर है उसके बारे में पूछते हैं, इथनिसिटी के बारे में पूछते हैं, उनकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के बारे में पूछते हैं कि आया अगर उनको कोई बीमारी लाहक हुई है तो आया इसके पीछे उनकी कोई जेनेटिक फैक्टर तो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पर्सन के हवाले से डिस्कशन की थी इस पर। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम प्लेस से शुरू करेंगे और प्लेस पर बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो प्लेस में आपके पास जियोग्राफिक प्लेस आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एजेंट और वेक्टर, ठीक है। जो जियोग्राफिक प्लेस में हम क्या करते हैं, जियोग्राफिक प्लेस में हम उन एरियाज विजिट करते हैं जहाँ पर जो वबाई बीमारी है वो फैली हुई होती है। सो वहाँ पर विज़िट करने का बुनियादी मकसद हमारा यही होता है कि हम वहाँ जाके देखें कि आया वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा वेक्टर तो मौजूद नहीं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी के साथ लोगों को हो रही है, लोगों में फैल रही है और लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उस एरिया की जो क्लाइमेट है, मतलब आबो हवा, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, जियोग्राफिक प्लेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जियोलॉजी से मुराद ये है कि स्टडी ऑफ अर्थ या स्टडी ऑफ प्लेस या एरिया, इसका जियोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, उस एरिया के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि पर किलोमीटर स्क्वायर में हमारे पास कितने तादाद में लोग मौजूद है। अगर एरिया हमारे साथ क्राउडेड होगा तो क्राउडेड एरिया से मुराद ये है कि स्पेस पर कम होंगी और लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से बीमारी के फैलने के जो खदशात है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत करीब करीब एक दूसरे के साथ जो है रहते होंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ इनका जो है हर वक्त इंटरेक्शन होता रहता होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारी के फैलने के जो चांसेस होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुराद ये है कि अगर उस एरिया की जो माशी कंडीशन है, ठीक है, अगर वो अच्छी ना हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फिर सही हॉस्पिटल नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल सिस्टम ना होने की वजह से केयर सही तरह से वहाँ पर लोगों को मुहैया नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह से माशी बहरान की वजह से लोग जो है मुतासिर होंगे, लोगों को जो है हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी, लेकिन उनके पास वो ज़रूरियाती ज़िंदगी नहीं होंगी, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, मेंटली तौर पर स्ट्रेस का शिकार होंगे और बीमारी में मुब्तला होंगे। इसी तरह से न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस से मुराद ये है कि आया वहाँ पर जो लोग हैं उनमें किसी किस्म की ग़िज़ा की कमी तो नहीं है, आया वो न्यूट्रिशनल स्टेटस उनकी जो है वो सही है या नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ग़िज़ा के हवाले से लोग कॉन्शियस है या नहीं, लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं खाने पीने के दौरान या नहीं। इसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। तो ये हम सब कुछ जो डेटा गैदर करते हैं, ठीक है, तो ये हम प्लेस में करते हैं, जो कि हमारे साथ दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है।
इसी तरह से जियोलॉजी डिफिनीशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि द साइंस विच डील विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंसेस ऑफ द अर्थ के जितनी भी फिजिकल स्ट्रक्चर और अर्थ में जितने भी फिजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि एक ज़मीन जो है वो कितना पुराना है, उस ज़मीन में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जो कि उस ज़मीन पर असर अंदाज होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कैलेंडर टाइम हम देखते हैं। इसके अलावा टाइम सेंस एंड इवेंट अगर, ठीक है, अगर एक बीमारी किसी कम्युनिटी में जो है वो पैदा हुई है तो ये बीमारी कब से पैदा हुई है, ठीक है, इसकी जो टाइम पीरियड है ये कब से शुरू हुआ है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, मतलब कब से ये बीमारी पैदा हुई है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल साइकिल में हम लोगों की जो स्लीप वेक साइकिल है कि लोग कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे जो है जागते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जो है जागते हैं। इसी तरह से कार्डियक साइकिल हो गया, ठीक है, मतलब 24 आवर साइकिल में लोगों का जो क्या कहते हैं, लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या है, ठीक है। रिस्पायरेटरी साइकिल हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गए, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आया फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टाइम पर हो रहा है या नहीं, रिस्पायरेटरी साइकिल जो है वो नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। इन सारी चीज़ों की हम क्या करते हैं, रेट्स को देखते हैं कि पर मिनट के लिहाज से रिस्पायरेटरी साइकिल ठीक है या नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज के लिहाज से ठीक है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से एज में हम टाइम सेंस बर्थ मतलब पैदाइश से लेकर अब तक उनकी कितनी एज हुई है, ठीक है, लोगों की एज को देखते हैं। सीजनलिटी देखते हैं, ठीक है, कि आया लोगों को जो बीमारी हुई है तो ये सीजनल है या अनसीजनल है, ठीक है। इसके साथ साथ टेम्पोरल ट्रेंड्स हो गए, ठीक है, मतलब वक्ती तौर के लिए कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाती है वक्ती तौर के लिए, ठीक है, इसको कहते हैं टेम्पोरल ट्रेंड्स। वक्ती तौर के लिए कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि अक्सर औकात ज़्यादातर लोगों को होती है, जैसे कि सर्दियों में आप लोगों ने नोट किया होगा कि लोगों को ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर लोगों के सीने जो है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ में आता है, ये टेम्पोरल ट्रेंड्स में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है, कहते हैं कि यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एन इवेंट इन विच 2220 पीपल वर एक्सपोज्ड एंड 1520 ऑफ देम डाइड। कहते हैं कि आपको एक टास्क दिया गया है जिसमें आपको कहा गया है कि आप 2220 लोगों के बारे में जो है इन्वेस्टिगेट करें, जिसमें 2220 लोग जो है ये एक्सपोज हुए थे, लेकिन इनमें सिर्फ 1520 लोगों जो है उनकी डेथ हो गई। योर रोल एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट इज़ टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन, प्लेस एंड टाइम। अब हम एज एपिडेमियोलॉजिस्ट हम पर्सन, प्लेस, टाइम को देखते हुए किस तरह के क्वेश्चन जो है अपने लोगों से करेंगे जो कि बच गए थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो हाउ डू वी आस्क क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चंस हम सर्वे के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो लोग हेल्दी रह गए थे, बच गए थे, सर्वाइवर्स, उनसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। उनके जो रिलेटिव हैं, नेक्स्ट ऑफ किन से मुराद उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो बच्चे हैं या रिश्तेदार है, ठीक है, या कज़न वगैरह है, तो उनसे हम पूछ सकते हैं, या ऑफ अदर रिलेटेड पर्सन, या उनके माशरे में उनके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके माशरे में उनके जो दूसरे जानने वाले लोग हैं, तो उनसे जो है हम उन पेशेंट्स के बारे में जो है डेटा गैदर कर सकते हैं। विथ क्वेश्चन यू लर्न दैट पर्सन में हम क्या करते हैं, men, women and children were all exposed at risk. The majority of people who died were wealthy and young men between 18 to 50 years when compared to survivor, ठीक है। प्लेस में हम क्या करते हैं, all those exposed were with इन वन ब्लॉक ऑफ वन अनदर, ठीक है, वो तमाम लोग जो कि इस कंडीशन को एक्सपोज हुए थे तो आया वो सारे एक ही जगह पर रहते थे, ठीक है, या वहाँ का जो क्लाइमेट था आया वो कूल था। इसी तरह से टाइम के बारे में हम ये पूछेंगे कि मिड अप्रैल पीपल डाइड विद इन आवर्स,
अप्रैल के मिड में लोग जो है घंटे के अंदर अंदर जो है वो मर जाते थे ऑफ द प्रिसिपिटेटिंग एक्सपोजर, मतलब जो एक्सपोज हुए थे। एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, पर्सन, प्लेस और टाइम के बारे में क्या करते, डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, सीजनल पैटर्न आ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ पैटर्न, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ऑलरेडी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर ली। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एलोकेटिंग रिसोर्सेज को जानने के लिए कि आया हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है, आया वो मौजूद है या नहीं, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है आया उन एरियाज़ में वो चीज़ें जो है मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम एलोकेटिंग रिसोर्सेज कहते हैं। प्लानिंग प्रोग्राम, उसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए हम उन इवेंट्स को फिर क्या करते हैं, अंडर कंट्रोल करते हैं और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, इसी तरह से सिचुएशंस को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस जो है डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस से मुराद एक स्टेटमेंट जो है हम देते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए। एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटी में फिर हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, बिल्ड अराउंड द एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, दो आइटम्स के दरमियान हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और उस पर हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें एक हमारे साथ एक्सपोजर होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ इफ़ेक्ट होता है। मतलब एक्सपोज होने के बाद उनमें किसी किस्म के असरात जो है वो ऑब्ज़र्व हुए हैं या नहीं, तो ये दो चीज़ें हैं। तो इन दोनों के दरमियान हम रिलेशनशिप पर बात करते हैं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं, ठीक है, और इसको हम डिस्कस करते हैं। लुकिंग फॉर डिटर्मिनेंट्स और पॉसिबल काजेज ऑफ डिजीज़, इसी तरह से एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम डिटर्मिनेंट्स और जितने भी पॉसिबल काजेज़ है डिजीज़ के, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट हमने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में डेवलप्ड की होती है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। द बेसिक ट्रायड ऑफ एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी, तो ये हमारे साथ एक सिंपल टॉपिक है जो कि ऑलरेडी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं आपको जनरल एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग फिर ये ना कहें कि सर ने इसको क्यों छोड़ दिया। सो द बेसिक ट्रायड ऑफ एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी आर द थ्री फिनोमिना असेस इन एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम तीन चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ क्या आता है, पहले नंबर पर हमारे साथ होस्ट एजेंट्स आते हैं। एजेंट्स को हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास होस्ट है और तीसरे नंबर पर हमारे साथ इन्वायरमेंट है। ये तीनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी जो है ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस में रखते हैं। एजेंट्स की अगर हम बात करें, एजेंट्स किसे कहते हैं, सिंपल अल्फाज में इसकी तारीफ़ ये है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको मुतासिर करे, आपको नुकसान पहुंचाए, आपको अनस्टेबल करे, आपको इरिटेट करे, आपको अनबैलेंस करे, आपकी जो होम्योस्टैटिक स्टेट है उसको क्या करे, उसको डिस्टर्ब करे, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एजेंट्स कहते हैं। जिसमें आपके पास पॉइजन्स आ जाते हैं, एलर्जन आ जाते हैं, रेडिएशन, फिजिकल ट्रामा, माइक्रोब से मुराद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, इसको हम एजेंट्स कहते हैं। सही है, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है। होस्ट फैक्टर से क्या मुराद है, होस्ट फैक्टर से ज़्यादातर जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसको हम होस्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जेनेटिक्स आ जाती है, इम्यूनोलॉजिक स्टेट आ जाता है, एज आ जाती है,
इसके अलावा पर्सनल बिहेवियर। इन्वायरमेंट में क्या आता है? इन्वायरमेंट में आपके पास आपकी क्राउडिंग एरिया हो गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया आपका, मूड ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से एक बीमारी जो है दूसरे लोगों को मुंतकिल होती है, इसको कहते हैं मूड ऑफ कम्युनिकेशन। फिनोमिना in the environment that bring host and agent together such as vector, vehicle and reservoir। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट नंबर 2 में काफ़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 था जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।